हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम मिशन वात्सल्य के पहले वीडियो को देख चुके हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट को करेंगे। ये लास्ट वीडियो रहेगी मिशन वात्सल्य से रिलेटेड। उसके बाद इसका एक एमसीक्यू आएगा। मैं हर टॉपिक को जैसे पोस्टर 2.0 कंप्लीट किया उसके लिए एक एमसीक्यू लेकर आए। उसके बाद मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए लाई गई थी उसके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज हम मिशन वात्सल्य को खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर इसका भी एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं डिटेल में इसको पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा इसका डिटेल में भी मैं एमसीक्यू देता हूँ, साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देता हूँ। देखिए, इससे पहले किसी बच्चे को अगर वो कानून के खिलाफ या विधि के खिलाफ जाकर अगर कोई काम करते हैं, या ऐसे बच्चे जिनको देख रेख की जरूरत है, जो असहाय है, बेसहारा है, ऐसे बच्चों के लिए कौन कौन सी संस्था काम करती है, सरकारी असरकारी, सब की मतलब सरकारी, निजी, अशासकीय, सब हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे किसी संस्था को कौन कौन सी ऐसे संस्था है, मतलब संस्था अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपना पंजीयन कराना है, तो वो कैसे कराएगी, कौन उसके लिए पंजीयन कराने के लिए अंतिम आदेश देगा, मतलब अंतिम फैसला कौन देगा। उसके अलावा कौन कौन सी समिति है जो इन बच्चों की देख रेख करने के लिए एक अंतिम समिति है, बोल सकते हैं एक प्रमुख प्राधिकारी या प्रमुख समिति के तौर पर काम करती है। इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम शुरू करते हैं कि किसी में पंजीयन की अगर हम बात करें, अगर किसी संस्था को पंजीयन कराना है, मान लीजिए किसी संस्था को पंजीयन कराना है, पंजीयन का मतलब क्या होगा, अगर किसी संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा, समझिए। मान लीजिए किसी संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले वो कौन से अधिनियम, किसमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, कौन से अधिनियम में लिखा है, किशोर न्याय अधिनियम। ये तो यही आप पढ़ते आ रहे हो, किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको बोलते हैं, कब आया था, 2015 में आया था, तथा इसमें संशोधन कब हुआ था, संशोधन हुआ था आपका याद रखिएगा 2021 में, और इसी को आप क्या बोलते हैं, मिशन वात्सल्य। तो इसी में लिखा गया है कि इसको कैसे करना है। तो याद रखिए, अगर मान लीजिए मैं एक संस्था खोलना चाह रहा हूँ बच्चों की देखरेख करने के लिए, तो सबसे पहले मेरे को अधिनियम 2015 और 21 के तहत कराया जाएगा। और जो भी मापदंड, क्या क्या मापदंड होंगे, कौन कौन सा आधार होगा, ये मापदंड इसी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जो भी मापदंड है, मतलब जो भी नियम है एक कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, वो नियम किस में है, इसी अधिनियम में लिखा हुआ है। अब ये जो मापदंड है, जो अधिनियम लिखा हुआ है, इसका अनुपालन कर रही है नहीं कंपनी, एक संस्था, उसको चेक कौन करेगी, याद रखिएगा, अनुपालन को सही तरीके से उसके मापदंड को फॉलो कर रही है नहीं कंपनी, इसका फैसला कौन करती है, याद रखना है, इसका फैसला करती है कलेक्टर। इसका फैसला किसके द्वारा किया जाएगा, जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, समझ रहे, जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। अर्थात जिला कलेक्टर के अनुमति से ही या अनुशंसा से ही, या जिला कलेक्टर के द्वारा ही, याद रखिएगा, इन्हीं के कहने पर ही किसी संस्था को या कोई भी संस्था हो जो है वो रजिस्टर होती है, समझ रहे हैं। तो इन्हीं की अनुशंसा पर अगर कोई भी बच्चे को, अगर मतलब कोई भी संस्था अगर बच्चों की देखरेख करना चाहती है तो कलेक्टर के परमिशन से ही उस संस्था को पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, किसके परमिशन से, इस एक्ट के तहत, मतलब बोल सकते हैं आप मिशन वात्सल्य के तहत कोई कंपनी या कोई संस्था जो है रजिस्टर्ड होती है तो वो है कलेक्टर के माध्यम से। कलेक्टर पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही उनकी अनुशंसा पर की जाती है। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। इसके बाद है, एक सेकेंड, देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो 3 प्रकार से बोर्ड काम करती है। मैं इसको आपकी संरचना बता चुका हूँ। संरचना में कौन कौन होंगे, पहला याद रखिए केंद्रीय स्तर पर, दूसरा इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं, अभी आएगा वो टॉपिक, उसमें बताऊंगा। संरचना में बता चुका हूं, 4 स्तर पर काम करते हैं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायती स्तर पर। लेकिन अगर हम इसकी प्रमुख इकाइयों की बात करें, ऐसे ऐसे कौन सी वैधानिक इकाई है जो कानून के माध्यम से बनाए गए हैं, जो इस मतलब बच्चों की देखभाल के लिए काम करती है। तो इसमें कई प्रकार के बोर्ड, कई प्रकार की समितियां आएंगी। तो याद रखिएगा, अगला है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत वैधानिक इकाइयां, वैधानिक इकाइयां, समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगा, आप उसमें जाके इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि आज मैं केवल समझाने आया हूँ। देखिए पीडीएफ पहले से ही पका पुकाया आपको मैं स्क्रीन पे दे सकता था, उसको समझाने में मेरे को खुद में अच्छा नहीं लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी नहीं उसको मैं पढ़ा के करूंगा क्या, इसी वजह से मैं अब पीडीएफ में आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले इस पे पढ़ा दूंगा, पूरा डिटेल पढ़ा दूंगा लिख के, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरा इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक, तो देखिए इसमें 3 प्रकार की बोल सकते हैं संस्था काम करती है, जिसमें पहला है मतलब समिति काम करती है, सॉरी पहला याद रखिएगा, देखिए पहला याद रखें बाल कल्याण समिति। पहली समिति का नाम क्या है? बाल कल्याण समिति। ठीक, अगर हम दूसरी समिति की बात करें तो है किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड। और अगर हम तीसरी बात करें तो विशेष किशोर पुलिस इकाई। तो ये 3 है, बेसिकली ये 3 है, याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए तीनों कैसे कैसे काम करती है, आप अच्छे से समझिए, देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किशोर, इसकी बात करें अगर बाल कल्याण समिति की, देखिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, मेरे को 2 मिनट थोड़ा समय लगेगा, इसमें 2-4 दिन समय लगेगा, आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अब हम बात करते हैं बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और विशेष किशोर पुलिस इकाई क्या करती है। याद रखिएगा ये इस नियम या मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रमुख इकाई के तौर पर काम करती है, जो कि एक वैधानिक इकाई है। अब ये काम क्या करती है? बच्चे 2 प्रकार के आप पढ़े हैं जिनको अलग अलग संस्था में भेजे जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कानून या विधि का उल्लंघन किए हुए हैं, वैसे बच्चों को आप अलग संप्रेक्षण गृह जैसे एग्जाम्पल सुरक्षित गृह में भेजते हैं। और ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन तो नहीं किए हैं, लेकिन उनकी देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना भी एक बोल सकते हैं सरकार का एक कर्तव्य है, उनकी देख रेख करना, उनकी सुरक्षा करना। तो 2 अलग अलग प्रकार के हो गए बच्चे, एक तो जो कानून का उल्लंघन किए हैं वो, और दूसरा जो कानून का उल्लंघन नहीं किया है लेकिन उनकी देख रेख करना जरूरी है, जैसे फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे, असहाय बेसहारा बच्चे, ये इन सभी बच्चों के याद रखिएगा सुरक्षा और देखरेख करना भी सरकार का काम है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग इकाई बनाई गई है। अगर ऐसे बच्चे समझना, बाल कल्याण समिति की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे जिनका क्या करना है, एक सेकेंड, जिनकी सुरक्षा व देखरेख, ऐसे बच्चे जिनकी क्या करनी है, केवल और केवल सुरक्षा और देखरेख करनी है, ऐसे संबंध में या इस प्रकार के संबंध में प्रमुख इकाई, याद रखिएगा प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर कौन काम करती है, याद रखिएगा वो इकाई क्या है, प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर जो काम करने वाली इकाई है वो है बाल कल्याण समिति। मतलब केवल और केवल ये बाल कल्याण समिति वही बच्चों के लिए प्रमुख प्राधिकारी के तौर पे काम करेगी, प्रमुख इकाई के तौर पे काम करेगी, जो बच्चों को केवल और केवल हमको देख रेख करना है, जिनकी सुरक्षा करनी है, जो विधि को या कानून को तोड़े हैं, ऐसे वाले के खिलाफ, ऐसे बच्चों के खिलाफ ये प्रमुख प्राधिकारी के तौर पे काम नहीं करेगी। तो ऐसे बच्चे जो कानून का या विधि का उल्लंघन किए हुए हैं, उनके लिए प्रमुख इकाई या प्रमुख प्राधिकारी कौन होगी, याद रखिएगा उसके लिए होगी किशोर न्याय बोर्ड। मतलब ऐसे बच्चे जो कानून या विधि का उल्लंघन किए हुए हैं, याद रखिएगा कानून या विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर या प्रमुख इकाई के तौर पर कौन है, याद रखिएगा उस बोर्ड का नाम क्या है, किशोर न्याय बोर्ड। ये अच्छे से समझिए दोनों में अंतर। किशोर न्याय बोर्ड केवल और केवल ऐसे बच्चों के संबंध में प्रमुख प्राधिकारी है जो कानून का उल्लंघन किए हैं, और ऐसे बच्चे जिनकी केवल सुरक्षा करने, देखभाल करने, उसके लिए प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर बाल कल्याण समिति काम करती है। अब बात आती है यहाँ पर विशेष किशोर पुलिस इकाई क्या है।
अब इसका मतलब समझिएगा। देखिए, पुलिस का काम क्या है मेनली कि जो अपराधी, यहाँ पर मैं अपराधी नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, अपराधी को पकड़कर उसको जेल में भेजना और उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। तो सेम यहाँ पर भी ये भी काम करेगी। याद रखिएगा, ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढेगी। अभी आप बेसिक समझिएगा, सामान्य शब्दों में ये ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढेगी जो जिनकी ऐसे बच्चे जिनकी सुरक्षा और देख रेख करनी है। मान लीजिए कोई फुटपाथ पर है, कोई बच्चे सो रहे हैं, कोई बच्चे फुटपाथ पे सो रहे हैं, असहाय है, बेसहारा है, उन बच्चों को विशेष किशोर पुलिस इकाई किसके पास ले जाएगी? बाल कल्याण समिति के पास, प्रमुख प्राधिकारी के पास इसको ले जाएगी। क्योंकि जो बच्चे केवल देख रेख करना उसका प्रमुख प्राधिकारी कौन है? बाल कल्याण समिति, तो इनके पास ले जाएंगे। और अगर ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन किए हुए हैं, विधि का उल्लंघन किए हुए हैं, ऐसे बच्चों को कि विशेष किशोर पुलिस इकाई किसके पास ले जाएगी? विशेष न्याय बोर्ड के पास ले जाएगी। समझ रहे हैं? तो मतलब कहने का मतलब देख रेख व सुरक्षा करने वाले बच्चों को किसके पास ले जाएगी? ये ले जाएगी बाल कल्याण समिति के पास। बाल कल्याण समिति के पास ले जाएगी कौन? विशेष किशोर पुलिस न्याय। और ऐसे बच्चे जो कानून का या विधि का क्या किए हैं? उल्लंघन किए हैं। याद रखिएगा, कानून या विधि एक ही है ना, विधि को ही कानून कहते हैं। विधि का अगर कोई उल्लंघन किए हैं, ऐसे बच्चों को कहां ले जाएगी विशेष किशोर पुलिस न्याय? ये ले जाएगी किशोर न्याय बोर्ड के पास। किशोर न्याय बोर्ड के पास ले जाएगी। समझ रहे हैं? अच्छे से समझिएगा इसको। तो ये इनको इसके पास ले जाएगी और ये इनको मतलब बाल कल्याण समिति के पास और किशोर न्याय बोर्ड के पास। क्लियर है? तो काम समझ आया बेसिकली क्या है। अब देखिए, तो ये प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर कौन काम करेगी? प्रमुख इकाई के तौर पर बाल कल्याण समिति। मतलब इसके लिए कोई ना कोई एक समिति बनाई जाएगी। एक समिति है यहाँ पर, तो समिति में आखिर कौन कौन होंगे? देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि बाल कल्याण समिति में कौन कौन होंगे, तो बाल कल्याण समिति में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, और इन 4 सदस्य में एक महिला का होना अनिवार्य है। समझ रहे हैं? 4 सदस्य में मिनिमम एक महिला तो जरूर रहेगी, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब चारों के चारों भी महिला हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना जरूरी है। और एक अध्यक्ष महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। और इस समिति में कौन कौन इस अध्यक्ष मतलब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। तो समिति में सदस्यों की जो नियुक्ति है या जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की बात आती है, यहाँ पर बाल कल्याण समिति में जो एक समिति है वहां पर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। तो कौन कौन इसके सदस्य होंगे अगर इसकी बात करें तो कौन याद रखिएगा इसके लिए? राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय चयन समिति काम करेगी। समझ रहे हैं? राज्य स्तरीय चयन समिति क्या करेगी कि बाल कल्याण समिति में कौन कौन जो है अध्यक्ष और सदस्य होंगे इसका निर्धारण करेगी। नामी है इसका चयन समिति, जो कि राज्य स्तर पर काम करती है बाल कल्याण समिति। अब बात आती है कि इस राज्य स्तरीय जो चयन समिति है, इसमें याद रखिएगा कौन कौन होंगे इसके अध्यक्ष। भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? राज्य स्तरीय चयन समिति क्या कर रही है? इसके लिए सदस्यों का निर्धारण कर रही है। लेकिन राज्य चयन समिति में भी कौन होंगे इसके लिए क्या किया जाएगा? याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष है, जो राज्य स्तरीय चयन समिति का जो अध्यक्ष है, जो याद रखिएगा वो सेवानिवृत्त, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, वो याद रखिएगा इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। समझ रहे हैं? तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जो है वो राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। और इन्हीं सब की अनुशंसा पर ही, याद रखिएगा, इनकी अनुशंसा पर ये करेंगे ऐसा नहीं है, इनकी अनुशंसा पर कौन कौन से जो व्यक्ति है वो इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे ये राज्य सरकार को बताएगी, और राज्य सरकार फिर इनके लिए अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव करेंगे, मतलब को नियुक्त करेंगे। क्लियर है? आ रहे समझ में? अच्छे से समझिएगा। और ये क्या होती है? जिनकी सुरक्षा और बच्चे जिनकी सुरक्षा और देखभाल करते हैं उसके लिए प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर काम करती है। समझ आ रहा है? ठीक, ये तो रहा बाल कल्याण समिति।
याद रखिए। और याद रखिए ये जो बाल कल्याण समिति है, ये जो दंड प्रक्रिया संहिता आया था 1973, तो दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रथम वर्ग का जो मजिस्ट्रेट होता है उनको जो शक्तियां दी गई है वही बाल कल्याण समिति को भी दी गई है। समझ रहे हैं? तो आपको केवल इतना ही याद रखिए, इसमें जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता था जो 1973 में आया हुआ है, उस दंड प्रक्रिया संहिता में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्ग के जो पहले वर्ग के जो मजिस्ट्रेट है उनको जो शक्तियां प्राप्त है वही शक्तियां बाल कल्याण समिति को भी प्राप्त है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं किशोर न्याय बोर्ड। ये क्या है किशोर न्याय बोर्ड? कानून और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में प्रमुख प्राधिकारी के तौर पर काम करते हैं। अब इस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? इस समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? देखिए इस समिति में एक अध्यक्ष, एक कौन होंगे? याद रखिएगा, एक अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होगा? एक व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष होगा याद रखिएगा प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। समझ रहे हैं? और उसके साथ साथ प्लस 2 सामाजिक कार्यकर्ता, लिख लीजिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे इसमें। तो इसमें टोटल पांच लोग थे, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। इसमें टोटल कितने होंगे? 3 होंगे, एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होगा? प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो होगा। और उसके अलावा 2 सामाजिक कार्यकर्ता। और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो 2 सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया है कि 2 सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो इन सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाएगी राज्य स्तरीय जो चयन समिति था, राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा। राज्य स्तरीय चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो होगा। याद रखिएगा, मतलब यही जो न्यायाधीश है वो इन सदस्य जो समिति है बाल कल्याण समिति, उसके लिए सदस्य और अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन किशोर न्याय बोर्ड के लिए केवल और केवल 2 जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसकी नियुक्ति या उसकी ये अनुशंसा कौन करेगी? राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा। अध्यक्ष का नहीं, केवल और केवल सदस्यों का। समझ रहे हैं? तो इतना याद रखिए, 2 सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करने के लिए कौन करेगी? राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों में अंतर आप अच्छे से समझिएगा। इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य, जिसमें से एक महिला का होना जरूरी है। इसमें से एक अध्यक्ष और उसके साथ साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता। क्लियर है? अब इन 2 सामाजिक कार्यकर्ता में भी याद रखिएगा, इसमें भी एक महिला का होना अनिवार्य है। इसमें भी एक महिला अनिवार्य है। दोनों के दोनों महिला हो सकती है, लेकिन कम से कम आपको एक महिला रखना वहां पर अनिवार्य है। ठीक, अगला अगर हम बात करते हैं वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड, अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ में कितने किशोर न्याय बोर्ड है? तो आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अभी तक 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं अभी देखा जाए तो 33 जिले। तो लेकिन हम बात करते हैं केवल 27 जिलों के अकॉर्डिंग। तो 27 जिलों के अकॉर्डिंग मतलब जब 2012 तक के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले थे? 2012 को 27 जिले हो गए, 18 से 27 हुए। तो जो 2012 तक के हमारे जिले हैं उतने ही जिले में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद अभी तक कहीं नहीं है। तो जो 27 जिले हैं वही बस है, याद रखिएगा, जहां पर किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई है, जो 2012 तक के जो जिले बने हैं वो। लेकिन बात आती है 27 जिलों में 27 होना चाहिए, लेकिन 27 जिलों में 28 याद रखिएगा किशोर न्याय बोर्ड है। 27 जिलों में 28 किशोर न्याय बोर्ड है। तो एक तो एक्स्ट्रा है, तो याद रखिएगा एक जो है वो दुर्ग में याद रखिएगा अतिरिक्त है। दुर्ग में एक किशोर न्याय बोर्ड एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं? अच्छे से इसको समझिएगा। एक कहां पर एक्स्ट्रा है? याद रखिएगा दुर्ग में एक एक्स्ट्रा है, 27 जिलों में एक एक्स्ट्रा दुर्ग में है। तो ये है किशोर न्याय बोर्ड। अगला अगर हम बात करते हैं वो है विशेष किशोर पुलिस इकाई। अब देखिएगा, इस विशेष किशोर पुलिस इकाई की अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी प्रमुख प्राधिकारी या प्रमुख अधिकारी कौन होगा? इसके जो प्रमुख अधिकारी कौन होंगे? तो इसका प्रमुख अधिकारी होगा जो उप पुलिस अधीक्षक है,
उप पुलिस अधीक्षक के बराबर योग्यता रखने वाला जो अधिकारी है वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। समझ रहे हैं? तो अच्छे से इसको देखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, देखिए इसमें लिखा है इसके अंतर्गत जो उप पुलिस अधीक्षक है, तो उस स्तर के जो अधिकारी है उसी के बराबर लिखा, उस स्तर के अधिकारी बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये विशेष के क्या होगा, इसी के प्रमुख इकाई के तौर पे काम करेंगे। और इनको क्या कहा जाएगा, जो उप पुलिस अधीक्षक है इनको क्या कहा जाएगा, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है बालक कल्याण पुलिस, इनको कहा जाता है बालक कल्याण पुलिस अधिकारी। इनको क्या कहा जाएगा, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी कहा जाएगा। और इन्हीं की ही जवाबदारी है कि इन बच्चों को इनके पास और इनके पास छोड़ना। क्लियर है? कहने का मतलब यह है, इसके लिए प्रमुख अधिकारी के तौर पर योग्यता क्या होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी जो ऐसे अधीक्षक जो उप पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम मतलब की योग्यता रखते हो, वैसे कोई इसका क्या बना जाएगा, प्रमुख, और वो क्या कहलाएगा, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी कहलाएंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो इसके 28 जिलों में, छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में, याद रखिएगा, अभी क्या है कि विशेष किशोर पुलिस इकाई काम कर रही है। जीपीएम 2019 ये 27 जिले हैं और ये 28 जिले, मतलब जीपीएम में भी आपका विशेष किशोर पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। उसके अलावा एक जीआरपी में है, याद रखिएगा, आपका है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में एक है आपके छत्तीसगढ़ में और 28 जिलों में है। तो टोटल कितने हैं विशेष किशोर पुलिस इकाई आपके छत्तीसगढ़ में, 29 है, 28 जिले और एक जीपीआर में, जीआरपी में, सॉरी। इतना समझ आया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि इसमें, एक सेकेंड, जैसे कि मैं आपको मिशन शक्ति में बताया था कि किसी महिला को अगर मान लीजिए जरूरत है, ऐसी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है या जो हिंसा हो रहा है, जिन महिलाओं की यौन उत्पीड़न हो रहा है, उन वैसी महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। ठीक, उस हेल्पलाइन नंबर का जो हेल्पलाइन नंबर था वो था 181। वैसे ही बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो वो चाइल्ड लाइन, देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला जो वुमन हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, वो है 181, ये बता चुका हूं। वैसे ही याद रखिएगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ये भी बनाया गया है। अगर ऐसे बच्चे जो अनाथ है, बेसहारा है, वैसे बच्चों के लिए क्या बनाया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं, या तो स्वयं, या तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्वयं 1098 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या तो कोई अन्य व्यक्ति 1098 नंबर पर कॉल करके, याद रखिएगा, इन बच्चों की जानकारी दे सकता है कि ये बच्चे यहाँ पर अनाथ है, या फिर बोल सकते हैं कि ये बच्चे इस जगह पर फुटपाथ पे रह रहे हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या तो वह स्वयं दे सकता है या तो कोई अन्य व्यक्ति इसकी जानकारी दे सकता है। ठीक, और याद रखिएगा ये भी 24/7 आपके यहाँ पर, मतलब 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे आपके छत्तीसगढ़ में। तो इसमें बेसिक आपको केवल इतना याद रखना है कि ये जो है आपके चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098 है, और महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका 181 है। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में 25 जिलों में, अभी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। कौन कौन से जिले हैं मैं आपको बता दूंगा, याद रखिएगा, कौन कौन से जिले हैं मैं आपको दे दूंगा, लेकिन याद रख सकते हो तो ठीक। कौन कौन से जिले हैं ये तो याद नहीं रखना है, कौन कौन से जिले नहीं है इसके अंतर्गत ये याद रख सकते हैं, क्योंकि वो भाई अभी जो जिले बने होंगे वो तो होंगे ही नहीं जो 5-6 जिले बने हैं। उसके बाद जो 2-3 और जिले होंगे उसको मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। कम से कम इसी बहाने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करोगे। ठीक, चलिए देखते हैं। 25 जिलों में है। उसके अलावा तथा रायपुर और बिलासपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, याद रखिएगा, रेलवे में भी हेल्पलाइन नंबर है, यही वाला हेल्पलाइन नंबर, समझ रहे हैं।
तो आपके 25 जिलों के साथ साथ रायपुर और बिलासपुर, याद रखिएगा इस चीज को, रायपुर में और बिलासपुर में भी रेलवे में भी क्या है, हेल्पलाइन नंबर है 1098। तो ये बस आपको इतना ही याद रखना है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के विषय में। अगला हम देखते हैं, देखिए अगला हम बात करते हैं कि विकास खंड और पंचायत। देखिए मैं आपको उस दिन भी बताया था, अगर हम बात करें मिशन वात्सल्य की संरचना की, तो मिशन वात्सल्य की संरचना जो है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी संरचना की, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए तो पहला होता है केंद्रीय स्तर पर, और इसके नीचे आप आएंगे तो होता है ये राज्य स्तर पर, और इसके नीचे आप आएंगे तो होता है जिला स्तर पर, और जिला स्तर के नीचे आएंगे तो ये होगा पंचायत स्तर पर। ग्राम पंचायत तक में बाल संरक्षण समिति की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय स्तर पर इसका जो महिला एवं बाल विकास के जो सचिव है वो केंद्रीय स्तर के बाल संरक्षण समिति के क्या होंगे, याद रखिएगा सचिव होंगे, ठीक, अध्यक्ष होंगे। सॉरी, मैं किसकी संरचना बता रहा हूँ, बाल संरक्षण समिति, इसकी संरचना आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो केंद्रीय स्तर पर जो महिला एवं बाल विकास के जो केंद्र की बात करूँ ना, केंद्रीय स्तर के जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सचिव है वो याद रखिएगा, वो इसके अध्यक्ष होंगे, ये बता चुका हूं मैं। उसके अलावा राज्य में जो राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समिति होंगे उसके अध्यक्ष कौन होंगे, याद रखिएगा राज्य के सचिव मतलब मुख्य सचिव। और अगर जिले की बात करते हैं तो जिले में कौन होंगे, जिले में होंगे कलेक्टर, जिला कलेक्टर। और अगर हम बात करें पंचायत में, तो इसी पंचायत को देखना है कि पंचायत में कितने, पंचायत में कौन से नगरीय निकाय में, कौन से आपके ग्राम पंचायत में, इवन वार्ड में बाल संरक्षण समिति की स्थापना की गई है, समझना। तो बाल संरक्षण समिति केंद्र स्तर से लेकर एक एक वार्ड में भी किसकी बाल संरक्षण समिति की स्थापना की गई है, तो उसी को देखते हैं। विकास खंड, पंचायत व नगरीय निकाय में बाल संरक्षण समिति, ठीक, अच्छे से इसको देखिएगा, देखते हैं कौन कौन से होंगे। अब आप इसको समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विकास खंड स्तर पर, देखिएगा, या पंचायती स्तर पर, पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर पर हमारे यहाँ जितने भी ग्राम पंचायत है, कंप्लीट पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, सब पूरा पंचायत ही इसके अंतर्गत आ जाएगा। देखिए पंचायत लिखे मतलब पंचायत के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आपके। तो सभी पंचायत में आपके कितने हैं, 10,770 बाल संरक्षण समिति के रूप में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं विकास खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर अगर हम बात करें तो ये है, याद रखिएगा 138। और हम वर्तमान में कितने विकास खंड है आपके में, छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है, वर्तमान में है 146। तो 146 में से 138 जगह पर क्या है, 138 विकास खंड में बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नगर पालिका निगम में, नगर पालिका निगम, नगरीय निकाय में सबसे ऊपर है नगर पालिका निगम। ये यहाँ पर याद रखिएगा 13 जगह पर आपके यहाँ बाल संरक्षण समिति है, 13 नगर निगम में। तो वर्तमान में कितने नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, तो वर्तमान में 14 है। अगर हम बात करते हैं नगर पालिका में, अगर बात की जाए नगर पालिका में, तो वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के 37 नगर पालिका में बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। वर्तमान में देखा जाए तो कितने हैं, वर्तमान में है 44 है, याद रखिए। और बात की जाए नगर पंचायत में, नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत में आपको याद रखना है 92 नगर पंचायत में बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। और वर्तमान में कितना है आपके हम नगर पंचायत तो है 112। और अगर वार्ड की बात की जाए, वार्ड स्तर पर कितने बाल संरक्षण समिति कार्यरत है, तो वार्ड स्तर पर 2773
बाल संरक्षण समिति कार्यरत है, बाल संरक्षण समिति कार्यरत है। समझ रहे हैं? ये डेटा आपको याद रखना है। अब समझिएगा, ये तो रहे पूरे के पूरे, देखिए वार्ड स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक कितने मैदानी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर, याद रखिएगा आधारभूत स्तर पर इसका एक संरचना बनाई गई है। तो ये है। अब देखिएगा इसके लिए इनका काम क्या रहेगा, जो जितने भी स्तर पर बाल संरक्षण समिति बनाई गई है, चाहे नगरीय स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, विकासखंड स्तर पर, इनका काम रहेगा कि जो भी योजनाएं ला रही है बच्चों की देखरेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनमें सरकार की मदद करना। क्या करना है? मदद करना, और साथ ही साथ बच्चों को भी उनके यहाँ तक पहुंचाना जहां तक बच्चे, मतलब बच्चों का विकास करना, उनकी देखरेख करना इनका भी काम है। उसके अलावा सरकार की मदद करना भी इनका काम है। अब इनको जो बाल संरक्षण समिति है, जो भी नगरीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो बाल संरक्षण समिति स्थापित की गई है, बाल संरक्षण समिति जो बनाई गई है, तो क्या बिना कोई ट्रेनिंग के इतना बड़ा काम कर पाएगा? क्या नहीं। तो इनकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। तो इनके ट्रेनिंग के लिए, इनके ट्रेनिंग प्रशिक्षण, याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कि आपको कैसे सरकार की मदद करनी है या कैसे आप ये सब कर सकते हैं, उसके लिए एक ट्रेनर नियुक्त किया जाएगा सरकार के द्वारा, एक ट्रेनर। और उस ट्रेनर को क्या, याद रखिए, और प्रत्येक जिलों में इस समिति को ट्रेनिंग देने के लिए प्रत्येक जिलों में ट्रेनर नियुक्त की जाएगी, और ट्रेनर उसको बोला जाएगा, याद रखिए, उस ट्रेनर को बोला जाएगा मास्टर ट्रेनर। क्या बोलोगे आप उसको? मास्टर ट्रेनर बोलोगे। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बाल संरक्षण समिति जो नगरीय निकाय पर, पंचायती स्तर पर, विकासखंड स्तर पर जो संचालित हो रही है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और ट्रेनिंग देने के बाद, जो ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे प्रत्येक जिलों में, उस प्रत्येक जिलों के जो ट्रेनर है उसको क्या बोलेंगे आप? मास्टर ट्रेनर बोलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक। अगला देखते हैं इसके लिए। अगला है कि बाल विवाह रोकथाम कैसे की जाएगी। देखिए अगला, देखिए बाल विवाह रोकथाम कैसे की जाएगी। अगला है, इसी में मैं पूरा बता रहा हूं, बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह रोकथाम। और एक और चीज है याद रखना, वो है पीएम केयर योजना। एक है पीएम, प्रधानमंत्री केयर योजना। दोनों को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या है, बड़ा आसान है लेकिन समझिए, इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिएगा क्या होगा। सरकार का तो ये काम ही है कि जो बच्चे, पहली बात आप समझिएगा, जो मिशन वात्सल्य पढ़ रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य ही है बच्चों की देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना। तो क्या जिस बच्चे के मतलब बालक रहते ही या बालिका रहते ही अगर उनका विवाह कर दे, मतलब बाल विवाह कर दे, तो क्या उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल हो सकती है? क्या नहीं। सरकार हमेशा अभियान भी चला रही है, लेकिन प्रमुख तौर पर अभियान कब चलाया जाता है सरकार के द्वारा, ये भी आपको समझना है। देखिए सरकार, याद रखिएगा, 12 महीना, अगर आप बात करें, सरकार हर स्तर पर हर समय 12 महीना कार्रवाई करती है बाल विवाह को रोकने के लिए। लेकिन प्रमुख रूप से अभियान भी चलाया जाता है बाल विवाह को रोकने के लिए, अभियान। और ये अभियान कब चलाया जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, बाल विवाह को रोकने के लिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा अभियान कब चलाया जाता है, तो ये याद रखिए, मैं आपको अच्छे से बता दूं, एक सेकेंड। देखिएगा ये कब चलाया जाएगा, अच्छे से समझिए। चैत्र, या ऐसे आप समझिए इसको, रामनवमी से लेकर अक्षय तृतीया तक, रामनवमी से लेकर अक्षय तृतीया तक का क्या चलाया जाएगा, एक अभियान चला जाएगा बच्चों को, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए। अब रामनवमी कब पड़ता है ये भी आपको जानना चाहिए। रामनवमी कब पड़ेगा?
तो आपको हिंदी नववर्ष याद होगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो रामनवमी आपको मिलेगी, याद रखना पड़ेगी चैत्र माह के सबसे पहला, हिंदू नववर्ष का पहला चैत्र माह के पहला क्या होता है, कृष्ण पक्ष, फिर शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के कृष्ण माह के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, मतलब 18वें दिन आप बोल सकते हैं चैत्र माह के। देखिए इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको बता रहा हूँ। और अगर अक्षय तृतीया कब पड़ेगा अगर आया तो अक्षय तृतीया चैत्र के बाद कौन सा माह आता है, चैत्र के बाद बैसाख, तो याद रखिए ये पड़ेगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष, ये भी क्या है शुक्ल पक्ष है। तो ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, ये भी याद रखिएगा अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। तो चैत्र माह के बाद बैसाख आता है, तो देखिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन, मतलब ये दोनों के बीच में कितने का अंतर हुआ, एक माह का तो अंतर हुआ। तो अगर यहाँ पर रामनवमी से लेकर एक अक्षय तृतीया की बात कर रही है तो यहाँ पर केवल और केवल एक माह का अंतर आ रहा है। तो इस एक माह में ही बच्चों के मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अभियान चलाया जाता है, याद रखेगा। और इस स्तर पर जो महिला एवं बाल विकास जो अधिकारी होते हैं और जो बाल विकास परियोजना अधिकारी होते हैं, ठीक है, पहली बात याद रखिए प्रमुख अधिकारी के तौर पर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है, जो बाल विकास परियोजना, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के जो जिले का जो प्रमुख होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जिला कार्यक्रम अधिकारी। और जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंडर में कौन काम करते हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी। ये आपको मैं बता चुका हूँ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उसके अंडर में बाल विकास परियोजना अधिकारी, उसके अंडर में आते हैं महिला एवं बाल विकास अधिकारी। ये सब के सब आपको मैं बता चुका हूँ ना, ठीक। तो यही सब इसके इन्हीं को किया जाता है महिला, या बोल सकते हैं आप इसको जिला कार्यक्रम अधिकारी, और इसके अंडर में काम करते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी। और इन्हीं को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियान चलाइए और बाल विवाह को रोकने में आप मतलब रोकने के लिए एक अभियान चलाइए, जिला कार्यक्रम अधिकारी को और बाल विकास परियोजना अधिकारी को। तो अभी के समय में 2022-23 में 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 नवंबर 2022 तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 की स्थिति तक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, और वो डिलीट हो गया तो उसको देख लीजिएगा आप, है ना। मैं आपको बता दूं बाल विकास नवंबर 2022 तक की स्थिति में, 30 नवंबर 2022 तक की स्थिति में आपके छत्तीसगढ़ में 164 बाल विवाह को रोका गया है। कितना, 164 बाल विवाह को अभी तक रोका जा चुका है। क्लियर है, ये याद रखिएगा ये नाम। अगला हम देखते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री केयर योजना, प्रधानमंत्री केयर योजना, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री केयर योजना में इसमें क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री केयर योजना, समझिए इसमें क्या किया जाएगा, अच्छे से समझिएगा। ऐसे बच्चे जो कोरोना के समय में ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, याद रखिएगा, जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना के कारण, क्या वैसे बच्चे अपना मानसिक शारीरिक सामाजिक या बोल सकते हैं अपना मानसिक शारीरिक विकास कर पाएंगे क्या, शैक्षणिक विकास कर पाएंगे क्या, नहीं। तो ऐसे सबके लिए सरकार तो वैसे भी सभी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ योजना लेकर आती है। लेकिन मान लीजिए ऐसे बच्चे जो 15-16 साल की एज के हैं, और देखिए दोनों कैसे बनाया गया है अच्छे समझिएगा। मान लीजिए कोरोना के समय में एक बच्चा है, उस बच्चे के में उसके माता पिता की मौत हो गई, समझिए। जिस घर में रह रहा है उस घर में, या मान लो कोई एकदम गरीब परिवार का बच्चा है और उसके माँ बाप है और वो अकेले रह रहे हैं, 3 लोग रह रहे थे, माता पिता की मृत्यु हो गई और बच्चे की एज कितनी है, 16 साल, मान लीजिए 16 साल है बच्चे की एज। अब इस समय में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब ये बेचारा 16 साल का है, ये कहाँ पर काम करेगा, काम करवाया भी नहीं जा सकता।
तो ऐसी स्थिति में फिर इसका क्या होगा? तो मैं आपको बताया हूँ, मिशन वात्सल्य की योजना है, बच्चों जो असहाय बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनकी क्या करना, उनकी भी देख रेख करना, सुरक्षा करना। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत 18 साल तक क्या किया जाएगा, इनको संस्थागत इनको सुविधा दी जाएगी सरकार के द्वारा। समझ रहे हैं? 18 साल तक इनको सरकारी या निजी तौर पे संस्था में क्या दी जाएगी, इनकी देखरेख की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी। अब क्या ये 18 साल बाद बाहर निकलेगा तब क्या? तब तो फिर तुरंत इसको भी पैसे की जरूरत है। किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को 18 साल के बाद अगर उसको बाहर, ये संस्था से अगर वो बाहर चले जाएगा तो उसके बाद उसके विकास करने के लिए उसको पैसे की तो जरूरत चाहिए। तो याद रखेगा, इसी को बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि पीएम केयर योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, वैसे बच्चे अगर इस संस्था से बाहर निकलते हैं, नहीं भी निकलते हैं, तो याद रखिए, नहीं भी निकलते मतलब मान लीजिए कोई इस संस्था में गए ही नहीं है बच्चे, वैसे भी बच्चों को अगर वो 18 साल के बाद ऐसे बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपए सरकार देगी। याद रखिएगा, कितना? 4,000 रुपए सरकार देगी। और जैसे ही वो बच्चे 23 साल के हो जाते हैं, 23 साल पूर्ण होने पर उस बच्चे को 10 लाख रुपए की राशि, याद रखिएगा, एक किस्त में दी जाएगी। एक मुश्त राशि उनको दी जाएगी, याद रखिएगा। तो बताने का मतलब वही है, समझ रहे हैं? एक बच्चा अगर मान लो अनाथ हो गया है कोरोना के समय में और 15-16 साल का है, तब उसको संस्था के द्वारा उनका देख रेख किया जाएगा। अब 18 साल बाद संस्था से बाहर चले जाएगा, तब उसका कैसे विकास होगा? तो सरकार उसका विकास करने के लिए प्रति माह उनको 4,000 रुपए देगी। कब तक देगी? 23 साल की उम्र तक। और 23 साल के बाद फिर उनको कितना दे दिया जाएगा? एक साथ 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा। तो ये है इसके अंतर्गत कुछ योजना जो चलाई जा रही है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, कोई विशेष पहल चलाया गया है उम्मीद के नाम से, उजियार के नाम से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना रहा तो बता दीजिएगा, बाकी मेरे नजर से देखा जाए तो उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज जितना हो सकता है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत बहुत लग रहा है। आज ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को 3 बार अलग अलग वीडियो बनाना पड़ा। एक बार रिकॉर्ड हुआ नहीं, दूसरी बार जब मैं बताया तो इको आ रहा था, इसलिए मैं तीसरे टाइम यहाँ पर स्टूडियो में आया बनाने के लिए। देखते हैं, क्या पता ये भी रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं। ठीक है, ये बाद में पता चलता है होने के बाद। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।